54। पांडु हस्तिनापुर लौट आया। कुंती ने सुना कि सम्राट के हस्तिनापुर लौटने पर उनका अत्यंत भव्य स्वागत हुआ है। उनके साथ अपार धन आया है और वे पराजित राजाओं के सैनिकों का भी एक विशाल समूह अपने साथ लाए हैं। अब कौरवों की सेना और भी सशक्त और समर्थ हो गई है। नगर में अनेक उत्सव हो रहे थे। सम्राट पितृव्य भीष्म से मिलने गए, माता सत्यवती से मिलने गए, अपनी माता से मिलने गए, अपने भाइयों धृतराष्ट्र और विदुर से भी मिलने गए। सबको उन्होंने अपार धन और अमित प्रसन्नता दी, किंतु न उन्होंने कुंती को कहीं बुलाया और न कुंती कहीं गई। जाने कुंती को क्या हो गया था। उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि इतनी लंबी अवधि के पश्चात लौटकर आए हुए अपने पति को कहीं किसी गवाक्ष से देख तो ले, कहीं अपनी एक झलक भर उसे दिखा तो दे। लगता था जैसे वो संवेदन शून्य हो गई है। उसके साथ जैसा भी व्यवहार किया गया उससे उसको कोई विरोध नहीं है, और भविष्य में जैसा भी व्यवहार किया जाएगा उसका भी कोई प्रतिवाद नहीं करेगी। वो कुंती किसी भी स्थिति में जी सकती है, वो किसी भी स्थिति में जी लेगी। जो अपने माता पिता से दूर एक स्नेहशील किंतु कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति के घर में उसकी प्रत्येक आज्ञा मानकर भी उल्लसित मन से रही, जिसने दुर्बलता जैसे अवघड़ और विक्षिप्त ऋषि को अपनी प्रत्येक इच्छा का दमन करने पर भी प्रसन्न रखा, जिसने कुंती भोज की मर्यादा के लिए अपना समस्त वात्सल्य दान कर दिया और कष्ट की अभिव्यक्ति के रूप में एक लंबा निश्वास तक नहीं छोड़ा, वो कुंती पांडु पत्नी के रूप में भी जी लेगी। उपेक्षिता पत्नी, परित्यागता पत्नी, अपमानित पत्नी। शायद विधाता ने कुंती को कुछ ऐसे ही परीक्षणों के लिए जन्म दिया है। वो सरिता की सृष्टि करता है जो स्वेच्छा से उन्मुक्त रूप से कहीं भी उल्लासपूर्वक बहती रहे, तो उन शिलाओं का भी निर्माण करता है जो उस धरा के दबाव में अनवरत घिसती रहे, पिसती रहे और बालू का कण बनकर भी लगातार धारा की इच्छा के अनुकूल इधर उधर भटकती रहे। विधाता की मानव सृष्टि में कदाचित उस शिला का कार्य कुंती को ही सौंपा गया है। और राजमाता अंबालिका भी तो जाते जाते यही कह गई थी कि उसका पति कितनी ही विजयों से अलंकृत क्यों न हो, कितना ही धन जीतकर क्यों न लाए, वो सदा कंगाल ही रहेगी। वे अधिक जानती हैं अपने पुत्र को, ना जानती होती तो ऐसी बात कहने के लिए क्यों आती। कितनी दुखी थी वे, अपने लिए या कुंती के लिए। ऐसी बंध्या मनस्थिति में भी कुंती का ध्यान माद्री की ओर गया। क्या पांडु उसके कक्ष में गए हैं? वो कुंती से अधिक कमनीय है, शुल्क चुकाकर लाई गई है और वो मानती है कि वो कुलीन भी है। क्या इन बातों का प्रभाव पांडु पर भी है? पर यह प्रश्न उसने किसी से पूछा नहीं, और न ही दासियों, परिचारिकाओं तथा प्रतिहारिणियों के वार्तालाप में कहीं माद्री का नाम आया। संध्या के अंतिम चरण में, जब अभी पूर्ण अंधकार नहीं हुआ था, कुछ दासियां दौड़ती हुई आईं। महारानी, महाराज पधार रहे हैं। कुंती को विश्वास नहीं हुआ। क्या पांडु के सारे कार्य समाप्त हो गए? क्या उसे कुंती का स्मरण हो आया? क्या सचमुच उसे कुंती से कोई लगाव है? वो उससे प्रेम करता है? अपनी दिग्विजय में भी कुंती का ध्यान उसे आया होगा। कुंती का मन कहीं द्रवित हो गया। उसे लगा इस सूचना मात्र से ही पांडु के विरुद्ध उसके मन में जन्मा आक्रोश, विरोध, उपालंब, परिवाद सब कुछ घुल गया है। वो कदाचित जिज्ञासावश भी उससे पूछना नहीं चाहती थी कि उसने अब तक कुंती से ऐसा व्यवहार क्यों किया। होगी कोई उसकी बाध्यता, कौन बाध्य नहीं है? कुंती ही क्या स्वतंत्र रही है अब तक? अपने मन का कर पाई है? या जो कुछ किया है उसने, वो सब उसकी अपनी इच्छा थी? एक बार पांडु आ जाए, कुंती उसे अपनी खुली बाहों में स्वीकार करेगी। कुंती के पास बहुत उदार हृदय है। वो बहुत कुछ क्षमा कर नए सिरे से संबंधों को आरंभ कर सकती है। दासियों ने ठीक सूचना दी थी। पांडु कुंती के प्रासाद में आ रहा था। जैसे जैसे वो निकट आता जा रहा था, दास दासियों का कोलाहल बढ़ता जा रहा था। उनका सम्राट बहुत दिनों के पश्चात राजधानी में लौटा था।
वो विजयी होकर आया था। धन संपत्ति और ऐश्वर्य ही नहीं, नया क्षात्र तेज भी अर्जित करके आया था। अंततः पांडु ने कुंती के कक्ष में प्रवेश किया। कुंती उसके स्वागत में उठ खड़ी हो गई, किंतु उसकी समझ में तब भी नहीं आया कि उसे शिष्टाचारवश देश के राजा और अपने पति की वंदना और अभ्यर्थना करनी थी, या पत्नी के रूप में प्रेम, काम, आदर, सम्मान तथा आत्मीयता के साथ सहज रूप में अपनी वाणी, भंगिमा और स्पर्श से अपना हर्ष प्रकट करना चाहिए था, या फिर विरहिणी प्रिया के रूप में परदेश से लौटे कांत के कंठ में झूल जाना चाहिए था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। आज तक उसे न किसी ने बताया था और न उसका अपना मन तय कर पाया था कि इस घर में उसका स्थान क्या है, उसका अधिकार क्या है। कैसी हो कुंती? पांडु की दृष्टि झुकी हुई नहीं थी। पहली रात कुंती को छोड़कर जाने का अपराध बोध भी नहीं था। लज्जा, ग्लानि, पश्चाताप, संकोच कुछ नहीं था उसकी आंखों में। उसकी आंखों से अखंड आत्मविश्वास झांक रहा था और आनंद पर तेज और अधिकार दिपदिपा रहे थे। कुंती को लगा पांडु सचमुच सुदर्शन है। सांचे में ढला सा उसका पुष्ट शरीर, तेजस्वी आंखें, आकर्षक मुखमुद्रा, पीत होने तक की सीमा का गौरवर्ण और राजसी अधिकार तथा वैभव का झिलमिलाता प्रकाश, कुल मिलाकर किसी भी युवती के लिए पांडु आकर्षक युवक था। पधारिए, कुंती इतना ही कह पाई। पांडु सहज रूप से बैठ गया। बहुत दिनों के पश्चात लौटा होना हस्तिनापुर में सब कुछ बड़ा अच्छा और आकर्षक लग रहा है। नए नए क्षेत्रों, देशों और प्रदेशों में घूमने का अपना सुख तो होता है, किंतु अपने देश जैसा आकर्षण कहीं नहीं हो सकता। मैं आपके भोजन की व्यवस्था करूं? कुंती को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। भूगोल की जिज्ञासाएं नहीं थी उसके मन में, न वो देश विदेश की यात्रा विवरण ही सुनना चाहती थी। उसका मन तो जैसे अपना और पांडु का संबंध स्थिर करने के लिए तड़प रहा था। पांडु उसके सामने अपना मन खोल कर रख दे। क्या सोचता है वो उसके विषय में, क्या अपेक्षाएं हैं उसकी? हां, भोजन यही करूंगा तुम्हारे साथ। कुंती के ताप पर जैसे किसी ने चंदन का लेप कर दिया। उसके इतने दिनों की प्रतीक्षा सार्थक हुई थी। दासी को कुछ आदेश देकर कुंती ने स्वयं अपने हाथों से चौकी पांडु के मंच के सम्मुख रखी और एक छोटा सा मंच लेकर वो पांडु के सम्मुख बैठ गई। कभी मुझे स्मरण कर आपका मन उदास हुआ, कभी मुझसे मिलने की इच्छा हुई, या कुंती की आंखों में एक चमक कौंध गई। युद्ध में किसे अवकाश होता है इन बातों का? पांडु जैसे अपने युद्ध के आवेश में उठ खड़ा हुआ। कोई एक छोटा मोटा युद्ध तो लड़ा नहीं है मैंने। युद्ध पर युद्ध, दिग्विजय इसी का नाम है। सैनिक लड़ते हैं, विश्राम करते हैं, थकते हैं, घायल अथवा अस्वस्थ होते हैं, किंतु राजा केवल लड़ता ही लड़ता है। न वो थक सकता है, न वो अस्वस्थ हो सकता है। एक बार राजा शिथिल पड़ जाए तो सैनिक तो युद्ध करना ही नहीं चाहते। उसने रुककर कुंती को देखा, जैसे अपनी बात और भी प्रभावशाली ढंग से कहना चाहता हूं। मैंने इन सारे राजाओं को दिखा दिया है कि क्षत्रिय किसे कहते हैं और युद्ध क्या होता है। ये लोग तो समझते हैं कि सिर पर किरीट रख लेने और कटी में खड्ग बांध लेने से ही कोई राजा हो जाता है। राजा बाद में होता है, युद्ध पहले होता है। तुम समझ सकती हो कि भैया धृतराष्ट्र को राजा क्यों नहीं बनाया गया। दासियां भोजन लेकर आ गई थीं। पांडु को यह व्यवधान निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा था। भोजन से अधिक रुचि उसे अपनी बातों में थी। कुंती समझ रही थी इन बातों से पांडु का अहंकार स्फीत हो रहा था। कुछ लोग अपनी जिह्वा से स्वादेंद्रियों का नहीं, वाकेंद्रियों का ही काम लेते हैं। पांडु भी शायद उन्हीं में से था, पर कुंती को उसकी इन बातों में तनिक भी रुचि नहीं थी। वो राजा के अहंकार को पुष्ट करने की नहीं, उससे तादाद में स्थापित करने की इच्छुक थी। यदि पांडु उससे अपने मन की बात करता, अपने राग द्वेष को प्रकट करता, उसका सुख दुख सुनना चाहता, तो शायद वो रात भर बातें ही करती रहती। एक बार भी उसे भोजन याद ना आता। कुंती ने अपनी ओर से कोई असुविधा नहीं जताई, न ही उसने दासियों को वहां से शीघ्र हटाने की कोई आतुरता दिखाई। अत्यंत धैर्य से उसने दासियों के हाथों से थाल लेकर
स्वयं एक एक वस्तु पांडु की थाली में परोसी। साथ ही साथ वो कुछ न कुछ पूछती भी रही। पांडु हां ना में अपना उत्तर भी देता रहा, किंतु स्पष्ट था कि उसकी उसमें तनिक भी रुचि नहीं थी और वो चाहता था कि ये व्यवधान शीघ्र दूर हो और वो अपनी बात कहे। अंततः दासियां हटी। कुंती ने पांडु से भोजन करने का अनुरोध किया। पांडु ने अपना हाथ बढ़ाया अवश्य, किंतु हाथ को कोई जल्दी नहीं थी। वो बोला, राजा तो भैया धृतराष्ट्र भी बन सकते थे, किंतु वे योद्धा नहीं बन सकते थे। जन्मांध व्यक्ति कैसे तो युद्ध क्षेत्र में जाएगा और कैसे युद्ध करेगा? एक तो वो शस्त्र चला ही नहीं पाएगा, और यदि चलाएगा भी तो अपनी ही सेना का संहार करेगा। पांडु हंसा। इसलिए वे हस्तिनापुर में बैठे हुए भी राज्य की केवल देखभाल कर सकते हैं, राजा नहीं हो सकते। और मैं देश विदेश में योद्धा के रूप में अपनी धाक जमाता हुआ हस्तिनापुर का सम्राट हूं। हां, बहुत वीर हैं आप। कुंती ने थोड़ी खीर और परोस दी। पर शायद पांडु की अभी इस चर्चा से संतुष्टि नहीं हुई थी। बोला, पांचालों का तो अब साहस ही नहीं होगा कभी हमारी ओर आंख उठाने का। द्रुपद बहुत समझता था अपने आप को। कह दिया उससे, ये मत समझना कि पितृव्य भीष्म वृद्ध हो गए हैं तो अब हस्तिनापुर में कोई योद्धा ही नहीं रहा। पांचाल का सारा गोधन हाँक लाया हूं। मुझे किसी ने कहा कि वे समझते हैं कि इन सारे कार्यों के लिए मुझे पितृव्य उकसा रहे हैं, इसलिए वे उनसे अपनी शत्रुता बांधे बैठे हैं। समझते हैं कि एक वृद्ध भीष्म का वध कर देंगे तो सारा कौरव बल समाप्त हो जाएगा। पांडु उच्च स्वर में हंसा। मूर्ख, ये नहीं जानते कि कुरुओं की पीढ़ियां योद्धाओं से बनी हैं। एक पीढ़ी के समाप्त हो जाने से आपके पुत्र भी वीर ही होंगे। कुंती ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उन्हें भी आप यही सिखाएंगे कि वे द्रुपद के पुत्रों से युद्ध करें? हां, पांडु जैसे बिना सोचे समझे बोल गया। किंतु कुंती स्पष्ट देख रही थी कि पांडु का उत्साह वैसे ही बुझ गया जैसे एक फूंक से दीपक की लौ बुझ जाती है। कुंती के मन में आवेश सा उठा। बहुत कुछ था उसके मन में कहने को, किंतु जैसे उसने स्वयं को थाम लिया। कुछ कहने का अवसर नहीं था ये। रूठा पति एक लंबी अवधि के पश्चात घर लौटा हो तो ऐसा कुछ कहना फिर से रूठने का बहाना बन जाता है। आज वो पति को केवल रिझाएगी, मनाएगी, आमंत्रित करेगी। उपालंब फिर कभी सही। पांडु ने थाली परे सरका दी। कुंती ने दासी को बुलाना आवश्यक नहीं समझा, स्वयं ही हाथ धुला दिए। पांडु उठकर पलंग पर आ बैठा। कुंती ने द्वार पर खड़ी दासी को संकेत किया, बर्तन उठाकर ले जा और देख हमारे एकांत में विघ्न न पड़े। तुम नहीं खाओगी? पांडु ने पूछा। आपके दर्शन ही मेरी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त हैं। पांडु ने विशेष आग्रह नहीं की। उसने कुंती की इस भावात्मक उक्ति को जैसे तथ्य के रूप में ही स्वीकार कर लिया था। कुंती आकर पलंग पर पांडु के निकट बैठ गई। पांडु ने उसे देखा। तुम्हारा वर्ण कुछ फीका पड़ गया है। क्या मेरी अनुपस्थिति में बहुत चिंता करती रहती हो? कुंती को लगा पांडु के आने के समय से वो इसी वाक्य की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका मन कुछ रीझी आंखों से बोली, आप युद्ध करने जाएंगे तो चिंता नहीं होगी मुझे? योद्धाओं की पत्नियां चिंता करने लगीं तो पति निश्चिंत होकर लड़ेगा कैसे? तो योद्धा की पत्नी उससे प्रेम भी ना करे? कुंती के नयनों में निमंत्रण था। वीर पुरुष का जीवन एक बड़ी विकट समस्या है। पांडु की आंखों में उत्तेजना का मद छलकने लगा। एक ओर शत्रु खड्ग का वार करते हैं और दूसरी ओर सुंदरियों के कटाक्ष के बाण। किस किस से बचाए कोई अपने आप को? कवच पहनकर क्यों नहीं आए? कुंती हंसी। बाणों से रक्षा का तो वही एक साधन है। कवच पहनकर आऊं तो हृदय कवच को ही कोसेगा कि इन बाणों को मुझ तक आने क्यों नहीं देते। पांडु के शब्द जैसे आवेश में लड़खड़ाने लगे थे। उसका रक्त जैसे मस्तिष्क पर चढ़ने लगा था। चेहरा रक्तिम हो गया था और आलिंगन इतना कस गया था कि कुंती की सांस रुकने लग गई थी। ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा वीरवर। उसने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। आप अपनी प्रिया से प्रेम निवेदन कर रहे हैं या किसी शत्रु का अस्थि भंजन कर रहे हैं? पांडु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी उत्तेजना की यह कौन सी स्थिति थी, कुंती समझ नहीं पाई। उसकी आंखें जैसे अपने गोलकों से बाहर निकल पड़ रही थीं और उनमें काम का मद नहीं था, यातना के स्पष्ट संकेत थे। और तभी उसका आलिंगन एकदम शिथिल पड़ गया।
क्या हुआ? कुंती के स्वर में चिंता थी, पर पांडु कुछ बोला नहीं। उसकी उत्तेजना क्लांति में परिणित हो गई थी और वो सर्वथा निशक्त सा पड़ा हाँफ रहा था। क्या हुआ? कुंती ने फिर पूछा और उसे अपनी भुजाओं में लेने का प्रयत्न किया। पांडु ने उसके हाथ झटक दिए। कुछ बोला नहीं। अपने ही हाथों से उसने अपना वक्ष भींच लिया, जैसे हृदय में असह्य पीड़ा हो रही हो। कुंती अवाक बैठी रही। वो निश्चय ही बहुत पीड़ा में था। ऐसी ही पीड़ा उसे तब भी हुई थी जब वो पहली बार उसके पास आया था और फिर आधी रात के समय उत्तेजना के बीच ही उसे छोड़ भागा था। तो क्या कामोत्तेजना से पांडु की यह दशा हो जाती है? क्या इसलिए वो अपनी दो दो नौढाओं को छोड़ दूर दूर के देशों में जाकर योद्धा बनने का प्रयत्न करता है? शैया पर अपनी पराजय को वो युद्ध क्षेत्र की विजय से ढकना चाहता है? पांडु की श्वास प्रक्रिया कुछ संतुलित हुई। उसने जैसे अपने प्राणों को समेटा और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? कहां जा रहे हैं? विदुर का विवाह है, वो जैसे तैसे बोला। मुझे एक काम याद आ गया है। कुंती देखती ही रह गई और पांडु कक्ष से निकल गया।